थाईलैंड है, सिंगापुर है, ये कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे आपका वीज़ा जो है इजीली लग जाएगा और बहुत कम प्राइस में जो है वो आपका वीज़ा मिल जाएगा और आप जा सकते हैं। काज़ाकिस्तान जा रहे हैं लोग, इधर हमारे जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो सब जो है वो चाइना और काज़ाकिस्तान इधर जा रहे हैं और बहुत कम प्राइस में जो है ना आप जो है वहाँ से डॉक्टर बन के आ सकते हैं। कनाडा चले गए हैं या यूरोप चले गए हैं, उसका ये है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे गए हैं तो आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें, उसके बाद फिर आगे से आप पीएसडब्ल्यू का वर्क परमिट अप्लाई करें। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको इजी वे है आपके लिए इमिग्रेशन लेना। जैसे आइल्स हो गया और दीगर कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, ये किन किन ममालिक में जाने के लिए कंपलसरी होते हैं? इस वक्त आइट्स यूरोप में ठीक है और यानी कि कनाडा में सब में ही चल रहा है। मोस्टली पाकिस्तान में लोग यही कहते हैं कि जी हमने यूरोप जाना है। जब उनसे पूछते हैं कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उनके पास होती नहीं है, तो वो किस तरह देंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को आउट ऑफ कंट्री में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज मैं मौजूद हूँ तैयब इंटरनेशनल ट्रैवल और इनके मैनेजिंग डायरेक्टर मोहसिन बदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हम एक बड़ा मुनफरिद सा टॉपिक लेकर इनके पास हाजिर हुए हैं कि कौन सा ऐसा सस्ता तरीन मुल्क है जहाँ पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो उनसे है चंद रुपए लगाकर या चंद लाख रुपए लगाकर वहाँ पर जा सकते हैं और किस तरह का रोज़गार अपना सकते हैं और किन किन वीज़ों की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कैसी डॉक्यूमेंट्री होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर्ड होते हैं। तो लिहाजा मोहसिन बदर की तरफ चलते हैं और जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब, कैसे हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। जनाब, मुझे ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा सस्ता तरीन मुल्क है जहाँ पर पाकिस्तानी चंद लाख रुपया लगा कर जा सकते हैं? बिल्कुल जी, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे कि आपका थाईलैंड है, सिंगापुर है, ये कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे आपका वीज़ा जो है इजीली लग जाएगा और बहुत कम प्राइस में जो है वो आपका वीज़ा मिल जाएगा और आप जा सकते हैं। बेहतर हो गया। मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि वीज़ों की भी कैटेगरीज होती हैं, किस कैटेगरी में आप अगर बात की जाए इन्फॉर्मेटिव, तो किन वीज़ों के लिहाज से बाहर के मुल्क में जाया आ सकता है जो चंद लाख रुपए लगा कर पाकिस्तानी बाहर जाते हैं? देखिए, जो वीज़ाज़ की टाइप्स पूछ रहे हैं, विज़िट वीज़ा होता है, बिज़नेस वीज़ा आ जाता है और वर्क वीज़ा होगा, मेडिकल वीज़ा होगा, ये डिफरेंट टाइप्स होगी। तो उसमें आप पे डिपेंड करता है आप किस वीज़े पे जाना चाह रहे हैं। काज़ाकिस्तान जा रहे हैं लोग, इधर हमारे जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो सब जो है वो चाइना और काज़ाकिस्तान इधर जा रहे हैं और बहुत कम प्राइस में जो है ना आप जो है वहाँ से डॉक्टर बन के आ सकते हैं। मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि अक्सर व बेशतर अवाम को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं, क्या वजह समझते हैं? क्या यहाँ से वीज़ों की अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए वो इम्प्रॉपर होते हैं या फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाते? किस तरह से उसको बेहतर किया जा सकता है? हाँ, ये एक बहुत आपने जो है क्वेश्चन किया है। इसमें ये होता है कि आप सबसे पहले देखें कि आप वीज़ा जो अप्लाई कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आ रहा है। लेट्स सपोज़ अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, आप स्पोर्ट्स का अपना कोई बॉडी बिल्डिंग का या कोई एथलीट का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखें अब यूएसए जाना चाह रहे हैं तो यूएसए में कोई 200 जो है ना उसकी कैटेगरीज़ हैं वीज़े की। आप देखें आप किस में फ़ॉल कर रहे हैं। हमारा होता ये है कि बस हम देखते हैं कि कोई कंपटीशन आया है, हम जनरल जो विज़िट वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है, वो अप्लाई कर देते हैं। और जबकि इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो आपको कभी भी नहीं बताएगा कि आपने वीज़ा ये वाला अप्लाई करना था, आपने उस कैटेगरी ही गलत सेलेक्ट की है तो वो रिजेक्ट कर देगा। आप देखें कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं, किस में फ़ॉल कर रहे हैं। अगर बॉडी बिल्डिंग में है तो B1 है, B2 है, उसमें देखें और उसमें अप्लाई करें और जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको देख के वो आप फुलफ़िल करें और आपका वीज़ा लग जाएगा। बेहतर हो गया। मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद अपील की जाती है, अपील से क्या तासुरात सामने आते हैं? हाँ, अपील करके उनको जो इमिग्रेशन ऑफिसर ने जो आपकी वो लगाई होती है कि आपके लेट्स सपोज़ फैमिली टाई स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका फ़ंड्स का इशू है, तो आप उसको फिर एक अच्छा रिप्लाई लिख के बताएं जी मेरे यहाँ पे फैमिली टाई स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल पोजीशन भी मेरी ठीक है। तो उसमें मोस्टली जो है ना वो आप अपील में जाके आपका वीज़ा जो है वो लग जाता है। लेकिन हम लोग जो है घबराते हैं कि नहीं उन्होंने बस वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है, अब दोबारा जो है ना वो बस गेम फिनिश हो गई, अब नहीं करेंगे। लेकिन आपको अपील में जाए, अपील में ही जाने से वीज़ा मोस्टली मैंने देखा है कि लग जाता है।
क्योंकि उसमें आप उसको क्लैरिफाई करें कि ये हमारा जो आपने हमें जो ऑब्जेक्शन लगाया है उसमें हम उसका एक अच्छा रिप्लाई करके उन्हें आप दें तो वो कर देंगे, आपको क्लियर कर देंगे। बेहतर हो गया। मोहसिन साहब ये बताइएगा कि अगर कोई पाकिस्तानी दीगर ममालिक में जाता है, वहाँ पर रिहाइश पज़ीर होता है, वहाँ पर 2 साल का वीज़ा लगता है, 4 साल का लगता है, जितने भी साल का लगता है, वहाँ पर परमानेंट किस तरह से हो सकता है? हाँ, उसका ये है कि आप जिस तरह अगर आप यूरोप साइड पे जाते हैं, ठीक है? अब यूरोप में देखें जिस तरह आप कनाडा चले गए हैं या यूरोप चले गए हैं, उसका ये है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे गए हैं, तो आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें। हमारा होता ये है मोस्टली कि पाकिस्तानी जाते हैं, वो वहाँ जाके पैसों के उसमें पड़ जाते हैं कि बस वो स्टडी को भूल जाते हैं। अब वो जब अप्लाई करते हैं अपना होम ऑफिस में, वो कहते हैं आप स्टूडेंट वीज़े पे आए थे और आपने अपनी जो स्टडी भी कंप्लीट नहीं की है, तो वो फिर उनको वहाँ पे काफ़ी जो है ना वो टाइम लग जाता है। और आप जाएँ जिस वीज़े पे गए हैं उस अपनी स्टडी कंप्लीट करें, उसके बाद फिर आगे से आप पीएसडब्ल्यू का वर्क परमिट अप्लाई करें। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको ईज़ी वे है आपके लिए इमिग्रेशन लेना। बेहतर हो गया। अच्छा मोहसिन साहब ये बताइएगा कि आपने यूरोप साइड की बात की है, यूरोप साइड में जो वीज़े ज़्यादातर मोस्टली रिजेक्ट होते हैं, वो क्या वजूहत सामने आती है उनकी? वो जो इस तरह मैंने आपको पहले बताया कि उसकी रिजेक्शन की यही है कि आप देखें कि जिस जिस किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं उसको देखें और उसके मुताबिक उसकी अपनी फ़ाइल को जो है ना वो रेडी करें। B1 है, B2 है, ठीक है? किस कैटेगरी का वीज़ा कर रहे हैं। वही जो मैंने आपको पहले बताया है कि स्पोर्ट्स पर्सन है आप और आप कर एक टूरिस्ट वीज़ा रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली रिजेक्ट ही होगा ना आपका वीज़ा। अच्छा दीगर ममालिक की अगर बात की जाए यूरोप में, तो वहाँ पर कुछ स्टडी जोन सी है वो हमें यहाँ पर उसके एग्ज़ाम्स देने पड़ती हैं, जैसे आइल्स हो गया और दीगर कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं। ये किन किन ममालिक में जाने के लिए कंपलसरी होते हैं? इस वक्त आइट्स यूरोप में, ठीक है, और यानी कि कनाडा में सब में ही चल रहा है आइट्स जो है, ठीक है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज टेस्ट है तो ये मोस्टली हर जगह पे ही सिवाय जो मिडल ईस्ट के, सऊदीया के, बाकी यूरोप में हर कंट्रीज़ में चल रहा है ये आइट्स तो। अच्छा यहाँ पर अगर देखा जाए बात की जाए, तो जो कहते हैं कि ब्लड रिलेशन जो उनसे होते हैं उनको यूरोप में जाने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी पेश आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस भी हम देखते हैं जिसमें ब्लड रिलेशंस में भी वहाँ पर बुलवाने पे या वहाँ पर जाने पे उनके वीज़े रिजेक्ट हो जाती हैं। अगर ब्लड रिलेशन ना हो किसी का, तो वो वहाँ पर जाना चाहे तो वो किस तरह से वहाँ पर जा सकता है? देखिए उसके लिए जाने के लिए सबसे बेहतर तो ये, अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन वहाँ पे नहीं है तो आप स्टूडेंट वीज़े पे जा सकते हैं। स्टूडेंट वीज़े के पे अगर आपके नहीं है तो आप विज़िट वीज़े पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर विज़िट वीज़े के अलावा आपके कोई वहाँ पे फैमिली फ्रेंड हैं वो आपको वहाँ से इनविटेशन भेजें, ठीक है, और आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। मोस्टली पाकिस्तान में लोग यही कहते हैं कि जी हमने यूरोप जाना है। जब उनसे पूछते हैं कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उनके पास होती नहीं है तो वो किस तरह देंगे। देखें ऐसे में आपके डॉक्यूमेंट्स जाने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से पता चलेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। जब आपके पास स्टेटमेंट ही नहीं है, आपके पास टैक्स रिटर्न ही नहीं है, आप गवर्नमेंट को कुछ टैक्स ही नहीं दे रहे, तो वो कैसे आपको वीज़ा जो है वो लगेगा। मोहसिन साहब ये बताइएगा कि अक्सर व बेशतर अगर पाकिस्तानी माशाल्लाह से उम्रे की अदायगी के लिए वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, वो ये कहकर एजेंसियाँ उनको बुलवाती हैं या भिजवाती हैं कि आपको इस तरह की वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। जब वो वहाँ पर जाते हैं उनको वो दीगर नहीं सामान मिलता या नहीं फैसिलिटीज़ मिलती, वो वहाँ पर जाकर फिर उनको क्या करना चाहिए? हाँ, जो लोग वहाँ पे उम्रे के लिए चले गए हैं और उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए भी वहाँ पे जो है ना सऊदी गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन डेस्क बनाए हुए हैं। वहाँ की प्रॉपर एक जो पुलिस है वो सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा ज़ायरीन को ही देखती है। तो उसके लिए अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे आप उनका हेल्पलाइन नंबर है आई थिंक 911, उस पर कॉल करें। वहाँ पे पुलिस आएगी, वो आपका सारा मसला सुनेगी, ठीक है। इवन के ट्रांसलेटर भी होंगे और वो आपका सारा जो मसला है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। अच्छा मोहसिन साहब ये बताइएगा कि आपके जो सी ट्रैवल एजेंसी और आपका ये जो सा मैनेजिंग डायरेक्टर का जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस के दौरान आप कितने लोगों को हज उम्रे के लिए और दीगर ममालिक में भिजवा चुके हैं? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये 1996 से मेरे जो फादर हैं उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो 2007 से जो है वो मैंने फिर ज्वाइन कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों को हमने उम्रे पे जो है ना वो भिजवाया है और माशाल्लाह काफ़ी पुराने हैं और सब जो है लाइसेंस होल्डर हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी लोगों को हम भिजवा चुके हैं। क्या बात है, लोगों को भिजवाते हैं और ख़ुद कितनी बार जा चुके हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दफ़ा गए हुए हैं। अच्छा कितनी बार, मतलब भी नहीं है कितनी दफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उम्रे की हैं।
माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तौफ़ीक दे। अच्छा, आवाम के लिए कुछ बेहतरी के लिए, कुछ गुड विशेस के लिए कुछ पैगाम कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं यही कहूँगा कि आप जब भी उम्रे पे या हज पे जाएँ तो सबसे पहले ये देखें कि हमारी जो अवाम है लोग, वो देखते हैं सस्ते की जंग में लग जाते हैं कि जी उधर से इतने का मिल रहा है। आप देखें सबसे पहले कि किसी अप्रूव्ड ट्रैवल एजेंट के पास जाएँ, ठीक है? उससे अपने उम्रे का जो है ना वो पैकेज करवाएँ। आप जो लोग चलते फिरते, अब तो इतने चलते फिरते ट्रैवल एजेंट भी आ गए हुए हैं कि जो पासपोर्ट लेते हैं, उठाते हैं और हमारे पास ले आते हैं और काम करवाते हैं। अब आप देखें कि आप एक बंदे से काम करवा रहे हैं, वो आगे से दूसरे से करवा रहा है, वो आगे से जब आप 4-4 हाथ से काम करवाएंगे तो आपको वो अप टू मार्क सर्विसेज कभी भी नहीं मिलेंगी। बेहतर हो गया। मौसम साहब, ये बताइएगा कि हज और उम्रे की अदायगी के लिए जो लोग आप भिजवाते हैं बाहर के मुल्क में माशाल्लाह से, उनका क्या पैकेज आप देते हैं और कितने दिनों का पैकेज देते हैं आप? इस वक्त जो हमारा पैकेज 190 से स्टार्ट हो रहा है, 1,90,000 से, और 250 तक जो जाता है 3 स्टार तक। बाकी आगे 5 स्टार कैटेगरीज आ जाती हैं, वो 350 380 के करीब जो है ना वो चला जाता है। बेहतर हो गया। मोहसिन साहब, आप आपने दिल से और हक सच की बात बतानी है। अगर हमारी वीडियो के रेफरेंस या हमारे चैनल के तवज्जुह से कोई आपके पास आता है, कितना डिस्काउंट देंगे उसको? जी, हम आपके हवाले से जो भी आएगा उसको इंशाल्लाह हम जो खुसूसी डिस्काउंट करेंगे। मोहसिन, ये बताइएगा कि आवाम के माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहता है तो किस तरह से आपके साथ रब्ता कर सकता है? जी, हमारा ऑफिस जो है सफ़ा वाला चौक में है, 41 मजंग रोड, चौक सफ़ा वाला, तैयब इंटरनेशनल ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। और इसका हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 042371120955 एंड 755, और मोबाइल नंबर है 032171 बेहतर हो गया। नाज़रीन, स्क्रीन पे आप तमाम इन्फॉर्मेशन भी देख रहे होंगे, इनका एड्रेस भी देख रहे होंगे, इनका नंबर भी देख रहे होंगे। अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, आप हज व उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहते हैं और कन्फ्यूजन के शिकार है कि आपको किस एजेंसी के साथ रब्ता करना चाहिए, तो आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हर तरह की इन्फॉर्मेशन मुहैया आपको की जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।